जेएनयू में देशद्रोह वाले प्रदर्शन के मुख्य आरोपी उमर खालिद और दूसरे आरोपी अनिर्बान ने आखिरकार देर रात सरेंडर किया। दोनों आरोपी जेएनयू कैंपस से एक प्राइवेट सिक्योरिटी गाड़ी में बैठकर बाहर निकले और वसंत विहार पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जेएनयू में उमर और अनिर्बान के सरेंडर को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा इस दौरान चला। जेएनयू में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा, देशद्रोह के दो आरोपियों का सरेंडर। खालिद और अनिर्बान आधी रात को थाने पहुंचे। थाने में कैसे बीती खालिद अनिर्बान की रात, देशद्रोह वाले प्रदर्शन से सरेंडर तक का पूरा सच। जेएनयू के छात्र और देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य, इन दोनों आरोपियों ने 23 फरवरी देर रात सरेंडर कर दिया। जेएनयू में जिस देशद्रोह वाले प्रदर्शन को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा था, उसके आरोपियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। देशद्रोह के दो आरोपियों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, मगर ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। जेएनयू कैंपस में 23 फरवरी की रात करीब 11:25 पर देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य कई छात्रों के साथ कैंपस से बाहर निकलकर सरेंडर की तैयारी करने लगे। उमर और अनिर्बान के साथ छात्रों की भीड़ भी पैदल चलते हुए जेएनयू कैंपस से बाहर आने लगी। People outside have to carry on the struggle. We'll be fighting from inside. रात करीब 11:35 पर जब उमर और अनिर्बान पुलिस के सामने सरेंडर के लिए पैदल बाहर निकलने लगे, दोनों ने शॉल ओढ़ रखी थी। उन्हें लगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन एडमिन ब्लॉक के पास खड़े छात्रों और मीडिया ने दोनों को पहचान लिया। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल लिया। उमर खालिद और अनिर्बान ने पहचाने जाने पर जेएनयू कैंपस में खड़ी निजी सिक्योरिटी वैन में बैठकर जाने का फैसला किया। निजी गार्ड्स की वैन में देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान के अलावा कुछ और छात्र भी सवार हुए। तेईस फरवरी की रात 11:45 पर निजी सिक्योरिटी वैन में सवार आरोपी वसंत विहार थाने के लिए निकल गए। वहीं मीडिया की गाड़ियों को मानव श्रृंखला बनाकर जेएनयू कैंपस में ही रोक दिया गया। खालिद के समर्थक छात्रों ने मीडिया वालों को आगे जाने नहीं दिया। इसी दौरान उमर खालिद और अनिर्बान निजी गार्ड्स वाली वैन में सवार होकर जेएनयू कैंपस से वसंत विहार थाने के लिए निकल गए। रात का अंधेरा और प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी के वाहन में बड़े ही गुपचुप तरीके से उमर और अनिर्बान दोनों सरेंडर के लिए निकल ही रहे थे कि कैमरों की रोशनी में आने के बाद दोनों ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया और कुछ भी नहीं बोले कि वो कहां जा रहे हैं, जबकि वो सरेंडर के लिए निकल रहे थे। इन सब के बीच सभी स्टूडेंट्स ने रास्ता रोक लिया ताकि कोई भी कैमरा उनका फॉलो अप न कर सके। ये सब कुछ ड्रामा उनके सरेंडर के लिए ही तो था। रात करीब 11:55 पर उमर और अनिर्बान ने वसंत विहार थाने में सरेंडर कर दिया। देखा एडमिन ब्लॉक से इन लोगों को ग्रुप 4 की सुमो गाड़ी में, व्हाइट कलर की सुमो गाड़ी में जिसपे येलो स्टिकर लगे होते, उसमें अरविंद को और उमर खालिद को लेके आए हैं यहाँ पे। अरविंद और उमर खालिद ही आए हैं यहाँ पे और वो ग्रुप 4 सिक्योरिटी में लेके आए हैं। कोई पुलिस की गाड़ी नहीं थी। यहाँ आके उन्होंने हैंड ओवर किया है इनको और गाड़ी चली गई यहाँ से। वसंत विहार थाने में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद छात्रों की भीड़ वहां जुटने लगी। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर देशद्रोह के दोनों आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को पुलिस आरकेपुरम थाने ले गई और इसी के साथ देशद्रोह के मामले में उमर के सरेंडर और गिरफ्तारी का सस्पेंस खत्म हो गया। मगर सरेंडर के लिए तैयार होने की ये दास्तां भी काफी दिलचस्प है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, रजत सिंह, आतिर खान और तंसीम हैदर के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक।
सरेंडर के बाद इन्हें आर के पुरम थाने में रखा गया और वहां पर इनसे लंबी पूछताछ भी चली। उस पूछताछ में किस तरह के सवाल पुलिस ने इन दोनों से पूछे हैं, उमर खालिद और अनिर्बान से, वो आपको हम बता रहे हैं। 10 दिन जब ये गायब थे तो कहां पर ये छिपे रहे, कौन वो लोग थे जो इनकी मदद करते रहे, कहां इनका ठिकाना था, ये इन सवालों में काफी अहम था। किन किन लोगों ने इनकी मदद की, क्योंकि 10 दिन तक छिपे रहना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि ये वो दिन थे जब पुलिस भी इनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। खर्च के लिए किसने पैसे दिए, पैसों की मदद कहां से मिली, ये पूरा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया 9 फरवरी को, इसे ऑर्गेनाइज करने के पीछे आखिर मकसद क्या था। साथ ही जेएनयू से प्रोग्राम करने की क्या अनुमति ली गई थी। ये तमाम वो सवाल हैं जो इनसे कल रात से हो रही अब तक की पूछताछ में पूछे गए हैं। हालांकि आज कोर्ट में भी पेश किया जाना है। इन सब मुद्दों के आगे पीछे पुलिस ये पूरी पूछताछ कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल जुड़ गए हैं। राहुल, बेहद अहम बात है, जब ये दोनों छात्र वापस कैंपस लौटे थे तो एक किसी हीरो जैसी स्पीच इन्होंने वहां पर दी थी और खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की थी। अब ऐसे में पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती ये है कि राष्ट्रद्रोह का आरोप है तो उसे साबित किया जाए, उसे साबित करने को लेकर अहम सबूत जुटाए जाए। तो इसको देखते हुए पूछताछ किस तरह से आगे बढ़ेगी और क्या कुछ पुलिस के एजेंडे पर रहेगा आगे? मीनाक्षी, दो बहुत अहम कड़ियां हैं। पहली तो ये है कि आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि तस्वीरें हैं और उन तस्वीरों में भारत विरोधी अफजल के पक्ष में तमाम नारे लग रहे हैं। सवाल ये कि अगर कन्हैया ने ये नारे नहीं लगाए, जैसा कि उसके बचाव पक्ष में लोग कह रहे हैं, तो ये नारे किसने लगाए? 8 चेहरे दिल्ली पुलिस ने और खुफिया एजेंसियों ने आइडेंटिफाई किए हैं उन लोगों के जो कि कैमरे में दिख रहे हैं नारे लगाते हुए। आई विटनेसेस की टेस्टिमनी आप छोड़िए, कैमरे में 8 चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन अब तक दिक्कत यह है कि दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता चला है कि ये लोग हैं कौन। जब ये वीडियो कन्हैया को दिखाए गए तो उसने कहा, मैं जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ का अध्यक्ष हूं, ये लोग जहां तक मैं जानता हूं जेएनयू से नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हैं, मैं इनको नहीं जानता। ऐसे में उमर खालिद बहुत अहम हो जाता है। उमर खालिद वो शख्स है जो कि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन में था, जिसने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। और पुलिस का ये अब तक मानना है कि जो छात्र जेएनयू के बाहर से आए, संभवतः उमर खालिद उन्हें पहचानने में उनकी मदद करेगा। क्योंकि एक बात तो बहुत साफ है कि हिंदुस्तान के खिलाफ अफजल के पक्ष में नारे लगे। अब साबित ये करना है, जानना यह है कि ये नारे किसने लगाए। तो ये पहला सवाल है जो कि उमर खालिद से पूछा जाएगा। साथ ही साथ चूंकि देशद्रोह का बड़ा संगीन आरोप उमर खालिद पे लगाया गया है, आपको याद होगा प्रोफेसर जीएन साई बाबा का नाम। जीएन साई बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं। वो फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में हैं और उन पर आरोप है कि वो माओवादियों की मदद किया करते थे, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहते हुए वो ओवरग्राउंड नक्सल सिंपथाइजर थे। इस आरोप में नागपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, उनको कुछ दिन के लिए बेल मिली। इस वक्त वो फिर जेल में है। हमारे सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि जीएन साई बाबा से पूछताछ में जो केस बना है वो ये कहता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंबेडकर कॉलेज के एक प्रोफेसर और साथ ही उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, ये वो लोग हैं जो कि जीएन साई बाबा के मॉड्यूल में काम किया करते थे, यानी नक्सलियों की मदद किया करते थे। वो लोग जिन्होंने भारत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं। तो अगर इस आरोप पर भी पूछताछ उमर खालिद से हो रही है कि क्या जीएन साई बाबा के मॉड्यूल में वो था, क्या उनसे बातचीत होती थी, क्योंकि जीएन साई बाबा बेहद संगीन आरोप है भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के, माओवादियों की मदद करने के। तो ऐसे में अगर ये पूछताछ में भी निकल के आता है कि उमर खालिद जीएन साई बाबा से लगातार संपर्क में था, ऐसा पुलिस का मानना है कि वो था, अगर वो ये मानता है और इसके प्रमाण पुलिस को मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत अहम सवाल होगा जिसका जवाब उमर खालिद को देना होगा। कन्हैया के खिलाफ केस में एक जो दिक्कत है वो ये कि कहीं पर भी कैमरे पे ये नहीं दिख रहा कि भारत विरोधी नारे खुद कन्हैया लगा रहा है। उमर खालिद के केस में फर्क यह है कि कैमरे पे कैप्चर है, वो नारे लगा रहा है, वो देश देख रहा है, पुलिस ने देखे, और उससे उमर खालिद का बचना थोड़ा सा मुश्किल है। परसों रात में 12 बजे से 3 बजे तक रात में मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में था। मेरी बातचीत हुई उमर खालिद से। मैंने कहा कि टीवी पे आप दिख रहे हैं नारे लगाते हुए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो उनका डिफेंस ये था, और लाजमी तौर पे पुलिस के सामने भी वो ऐसा ही कुछ कहेंगे, उनका डिफेंस ये था कि कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कश्मीर के लोग ये खुद तय करें कि वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं या आजाद होना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, इसके हक में वो बात करता है। ये वो खुद मानता है, अभी भी मानता है आरोप लगने के बावजूद कि मैं इससे नहीं बच रहा, कि मैं कश्मीर के सेल्फ डिटर्मिनेशन के पक्ष में हूं। लेकिन मैंने ये कतई नहीं कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि अगर आप कन्हैया के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस का केस है, ये टीवी चैनल पे तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तहकीकात में कन्हैया के खिलाफ ये कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। तो ये उसका डिफेंस है कि मैं
सेल्फ डिटर्मिनेशन के पक्ष में हूं। मैंने प्रो पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए और मैं देशद्रोही नहीं हूं। आपको याद होगा मीनाक्षी कि अगर आप 1984 की बलवंत सिंह की सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखें या 1962 की केदारनाथ की जजमेंट देखें, उसमें साफ है कि भारत के खिलाफ नारेबाजी करना ये देशद्रोह नहीं है। आप कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है हिंदुस्तान में करने की। लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बसी साहब से कल मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सेडिशन की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। अमेरिका में, ब्रिटेन में सेडिशन की परिभाषा को बदला गया है। एंटी नेशनल क्या है इसको चेंज किया गया है। उनका मानना है कि हिंदुस्तान में भी ऐसा करने की जरूरत है। कोर्ट को तय करना है कि सही कौन गलत कौन। और इसके लिए आज का दिन बहुत अहम होगा क्योंकि आज इन्हें कोर्ट में पेश भी किया जाना है। हालांकि इस बीच दिल्ली पुलिस ये प्लान तैयार कर रही है कि इन्हें गुपचुप तरीके से पेश किया जाए क्योंकि सुरक्षा भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। उमर खालिद ने पुलिस को कई दिनों तक चकमा देने की कोशिश की। 11 फरवरी के बाद से वो फरार था, लेकिन 21 फरवरी को अचानक दोबारा जेएनयू कैंपस पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उसने न केवल खुद को बेगुनाह बताया बल्कि केंद्र और संघ पर निशाना भी साधा। पुलिस चाहकर भी कैंपस में घुसकर उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मेरा नाम उमर खालिद जरूर है लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 21 फरवरी की रात उमर खालिद ने फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलते हुए दिल्ली पुलिस समेत सबको चौंका दिया। हम सारे लोगों की लड़ाई है। क्योंकि 11 फरवरी के बाद से पुलिस जिस उमर खालिद को तलाश कर रही थी वो जेएनयू कैंपस में न केवल नजर आया बल्कि उसने रात भर मीटिंग की। उमर ने छात्रों के साथ जेएनयू के एडमिन ब्लॉक के पास लंबा भाषण दिया और देशद्रोह के मामले में बेकसूर होने का दावा किया। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। उसने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, संघ और बीजेपी के अलावा मीडिया को भी खूब कोसा। एक सिलसिला चला है और इसी तरीके से मीडिया ट्रायल और पूरा स्टेट अपैरेटस उसके पीछे लगा रहता है। शायद बहुत सारे लोग बेबस होते हैं, उनके लिए बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन भाई साहब आप लोग गलत लोगों से भिड़ गए। जेएनयू के छात्र आपको इसका मदद चुकाएंगे। एक एक मीडिया चैनल को इसकी जवाबदेही करनी पड़ेगी जो लोगों के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से वो किया है। इतना ही नहीं, उमर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जेएनयू कैंपस में एक बार फिर छात्रों को इकट्ठा किया। 21 फरवरी की शाम को उमर खालिद जेएनयू कैंपस लौट आया। 21 फरवरी की देर रात पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन 15 मिनट बाद पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। इसके बाद 22 फरवरी को देशद्रोह का आरोपी उमर खालिद कुछ छात्रों के साथ धरने पर बैठ गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उमर का यह धरना 23 फरवरी की शाम तक जारी रहा। Are you going to surrender? Are you going to surrender? मगर 23 फरवरी की रात को उसे लगा कि पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट से भी उसे झटका लग चुका था, इसलिए कैंपस में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अनिर्बान के साथ थाने जाकर सरेंडर करने का फैसला किया। शिवेंद्र श्रीवास्तव, रजत सिंह, आतिर खान और तंसीम हैदर के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।